नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लास में आपका। आज की जो क्लास है वो हम क्लास 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग में जो चैप्टर 6 छठा जो अध्याय जिसका बचा हुआ भाग जो था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इस पाठ को हम पढ़े इससे पहले कुछ कमेंट वगैरह जो पढ़े थे स्टूडेंट्स के, उसके आधार पर थोड़ी सी बातें जो है वो आपको बता देते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट ये किया था कि जो काम वगैरह आपको दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप उसमें ज़्यादा बर्डन जो है वो या अपना ज़्यादा दबाव जो है वो अपने ऊपर नहीं ले। उसमें आपको जो भी, जैसे हमें जीव विज्ञान में करवा रहे हैं तो जीव विज्ञान का एक चैप्टर जैसे आज हमने शुरू किया है तो शुरुआत में ही उसके नोट्स वगैरह जो है वो आपको एक साथ ही उपलब्ध करवा दिए जाते हैं PDF फाइल के रूप में, ताकि आपके पास वो स्टोर रहें। जब भी उनको जरूरत पड़े तो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो एक साथ आ जाए। यूँ नहीं कि एक दिन में जैसे करवाया तो 1.5 या 2 पेज हैं वो एक दिन में आपको उपलब्ध करवाए जाए, तो पूरा पाठ आपको उपलब्ध करवाया जाता है। भौतिक विज्ञान में कोई नया चैप्टर, केमिस्ट्री में कोई नया चैप्टर शुरू है तो पूरा चैप्टर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो क्लास में एक दिन की जो क्लास होती है उसमें जैसे आपको एक टॉपिक या 2 टॉपिक ही पढ़ाए जाते हैं, तो उस एक या 2 टॉपिक में जितना PDF फाइल में आ रहा है आपको नोटबुक में केवल उतना ही करना है। आपके पास टाइम है तो थोड़ा पहले करके रख लें, या फिर आपके पास PDF फाइल के रूप में वो उपलब्ध है तो आप उनको पढ़ के रखें, ताकि बाद में यो थोड़ा आपका जो पढ़ा हुआ होगा उसको जब आप पढ़ोगे फिर क्लास वगैरह के आधार पर पढ़ोगे तो उससे वो चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आपको जैसे टाइम मिलता है उसके अनुसार करते रहें। इसके अलावा एक दिन की जो है वो छुट्टी भी रखी जाती है, इसीलिए कि कोई काम जो है वो बीच में आपका पेंडिंग रह गया है थोड़ा बहुत तो आप उसको जो है वो कवर कर लें, या फिर रिवीजन वगैरह जो है वो आप उसमें साथ में करें। जो नोट्स वगैरह आपके पास है नोटबुक में लिखे हुए हैं उनके आधार पर, तो नोटबुक में आप नोट जरूर करें, लेकिन अपने ऊपर अन्यथा दबाव जो है वो नहीं बनाएं। इसके अलावा और भी कोई समस्या वगैरह आती है तो आप जरूर से कमेंट वगैरह के रूप में जो है वो बताते रहें, या पर्सनली फ़ोन करके जो है वो आप अशोक जी को उसके बारे में अवगत कराते रहें। उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास जो है वो हम करते रहेंगे। तो आज की क्लास जो है वो कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर 6 में जो बचा हुआ पार्ट था, तीसरी क्लास जो है वो आज हम लेंगे। इसमें 3 ही टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक, और एकदम छोटे छोटे रूप में हम इसको करवा रहे हैं आपको। तो अंतिम जो टॉपिक है इसका वो है रसारोहण। अब पहली चीज ये देखें कि रसारोहण होता क्या है। रसारोहण यानी रस का आरोहण। अब कौन सा रस? वो रस जो पादप ने जमीन से अवशोषित किया है। तो जल अवशोषण में हमने पढ़ा था कि मृदा जल में पाए जाने वाले जो जल के अणु हैं वो अवशोषित होकर कहाँ पर प्रवेश करते हैं? मूल रोम में, और फिर मूल रोम में वो पहुंचते हैं कहाँ पर? मूल का जो जाइलम होता है उसमें, और फिर जाइलम, ये जाइलम जो मूल का है वो फिर तने का जाइलम, तने से फिर शाखा का जो जाइलम है, और शाखा से फिर पत्ती का जो पर्णवृंत होता है, और उससे बाद में जो शिराएं पत्ती की बनती हैं। इसमें ये पूरी तरह से क्या है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं या आपस में ये संबंधित रहते हैं, आपस में इनका पूरा जुड़ाव है। इस जाइलम में क्या होगा, ये जो रस अंदर आया है वो ऊपर की ओर चढ़ेगा। अब केवल जल का अवशोषण नहीं होता है, जल के साथ में जो तत्व होते हैं, खनिज पोषक तत्व है, वो भी एक साथ ही इसमें शामिल होते हैं। तो जल और जल में विलय जो पदार्थ होते हैं उनका ऊपर की ओर आरोहण, यही क्या है? रसारोहण, यानी रस प्लस आरोहण। आरोहण यानी ऊपर की ओर चढ़ना। तो मूल से प्ररोह की दिशा में, यानी नीचे से ऊपर की ओर की दिशा में, तो मूल से प्ररोह की दिशा में जल का ऊपर की ओर चढ़ना, यही प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? रसारोहण। और ये प्रक्रिया जो है वो एक भौतिक बल या भौतिक दाब, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके विपरीत होती है। तो गुरुत्व बल के विपरीत मूल से प्ररोह की दिशा में जल का या जल में विलय पदार्थों का ऊपर की ओर चढ़ना या ऊपरी दिशिक गमन जो है वह रसारोहण कहलाएगा। अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत यदि जल को ऊपर चढ़ाना है तो इसका मतलब हमें जल के अणुओं पर कोई ना कोई बल जो है वो लगाना पड़ेगा, या जल के अणु पेड़ में ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से ऐसा कोई ना कोई बल उन जल के अणुओं पर कार्यरत होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उन्हें ऊपर की ओर ले जाता है। अब वो बल कौन से होते हैं, इनके बारे में अलग अलग अवधारणाएं या अलग अलग सिद्धांत जो है वो प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ का केवल ऐतिहासिक महत्व जो है वो रह गया है, जो अब वर्तमान में मान्य नहीं है, और कुछ जो है वो मान्य हैं भी। और ये अलग अलग सिद्धांत जो है वो अलग अलग तरीके से इससे
प्रक्रिया को या इसकी क्रिया विधि को स्पष्ट करते हैं। तो रसारोहण की क्रिया विधि को 3 सिद्धांतों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला जो है वो है जैविक बल सिद्धांत। जैविक बल सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पादप के अंदर जो पाई जाने वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो जीवित कोशिकाएं इस प्रकार से, जीवित कोशिकाओं में इस प्रकार की क्रिया विधि होती है जिसके कारण से जल जो है वो ऊपर की दिशा में चढ़ता रहता है। यानी पादप में पाए जाने वाली जीवित कोशिकाएं बल उत्पन्न करती हैं और वह बल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल को ऊपर की ओर चढ़ाता है। इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों में 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। एक हैं गोडलेवस्की और एक दूसरे जो है वो भारतीय वैज्ञानिक हैं, सर जे.सी. बोस। तो जे.सी. बोस और गोडलेवस्की जो है वो इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों में से रहे हैं। गोडलेवस्की ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता है रिले पंप सिद्धांत। एग्जाम के लिहाज से देखें तो इसकी परिभाषा वगैरह जो है वो तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है, बस छोटे प्रश्न के लिहाज से इतना ध्यान में रखें कि रिले पंप सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, गोडलेवस्की। या गोडलेवस्की ने रसारोहण क्रिया विधि को स्पष्ट करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो क्या था, रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत ये कहता है कि मूल के और तने के जाइलम में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होते हैं। तो मूल का जो जाइलम है इसके पास में, या फिर जाइलम के जो संवहन पूल होते हैं, जैसे जाइलम है, इस जाइलम के बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको मज्जा किरणें कहते हैं, या मेडुलरी रेज जो है वो कहा जाता है। तो मूल में पाए जाने वाले या जाइलम के भीतर पाए जाने वाला जाइलम मर्दूतक और मज्जा किरणों का जो मर्दूतक है, उन कोशिकाओं में क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है और उसके कारण से वो क्या करती हैं, रिले रूप में काम करती हैं। जैसे यहाँ पर पाए जाने वाली इन कोशिकाओं में दबाव उत्पन्न होगा तो ये क्या करेंगी, जल को ऊपर चढ़ाएंगे। इससे जल थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, फिर यहाँ की कोशिकाओं में दबाव उत्पन्न होगा, ये इसे और ऊपर चढ़ा देंगे। इस तरह से रिले रूप में एक कोशिका का दाब जल को थोड़ा ऊपर, उससे आगे वाली कोशिका फिर थोड़ा ऊपर, आगे वाली कोशिका फिर थोड़ा ऊपर उसे चढ़ाती है। तो इन कोशिकाओं में होने वाले स्पंदन के कारण से ही, या इन कोशिकाओं के वायु दाब में, इन कोशिकाओं के दाब में होने वाले परिवर्तन के कारण से जल जो है वो लगातार ऊपर की ओर चढ़ता है। तो गोडलेवस्की ने रिले पंप सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार जाइलम मर्दूतक और मज्जा किरणों की कोशिकाओं में होने वाला क्रमिक दाब परिवर्तन जो है वह जल को ऊपर की ओर चढ़ाने का कार्य करता है। दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो थे सर जे.सी. बोस। जे.सी. बोस ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसको कहा जाता है स्पंदन सिद्धांत या स्पंदन थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी जो है वो ये कहलाती है। स्पंदन सिद्धांत जो है उसके अनुसार जे.सी. बोस ने ये बताया था कि रिदमिक पल्सेशन होता है किसमें, जो जाइलम के बाहर की तरफ वलकुट है, वलकुट के सबसे अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं, ये जैसे अंतःत्वचा हो गई, वे वलकुट की कोशिकाएं हैं। इन वलकुट कोशिकाओं में सबसे भीतरी परत की जो कोशिकाएं होती हैं, ये भीतरी परत की कोशिकाएं जो है वो स्पंदित होती हैं, यानी इनमें धड़कन होती है, जैसे हृदय में धड़कन होती है वैसे इनमें होने वाली धड़कन के कारण से ये जल के ऊपर, जाइलम में जो जल है उसके ऊपर दबाव उत्पन्न करती हैं और उसके कारण से जल जो है वो लगातार क्या होता है, ऊपर की दिशा में चढ़ता है। तो स्पंदन सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि वलकुट की सबसे भीतरी परत की या स्तर की कोशिकाओं में होने वाला स्पंदन जल को ऊपर की ओर आरोहण करता है या ऊपर की ओर चढ़ाने का कार्य करता है। इसको स्पष्ट करने के लिए जे.सी. बोस ने एक प्रयोग भी किया था, हालांकि वो प्रयोग जो है उसे वो बाद में दोबारा से सिद्ध नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने ये जो प्रयोग किया था वो किया था भारतीय टेलीग्राफ पादप पर, या इंडियन टेलीग्राफ प्लांट जिसको कहा जाता है, जो लेग्यूमिनेसी कुल का एक पादप है, डेस्मोडियम गायरेंस इसका बोटनिकल नेम होता है, हालांकि कोई ज्यादा विशेष नहीं है। भारतीय टेलीग्राफ पादप पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, उसको ध्यान में रखना है। तो छोटे प्रश्न के रूप में इनका ऐतिहासिक महत्व है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर दूसरा जो दाब है या दूसरा जो सिद्धांत है वो है मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि मूल में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो क्या करती हैं, इस प्रकार से
इसमें बल उत्पन्न करते हैं जिसके कारण से जल आगे चढ़ता है। अब ये जो है वो किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए मूल की जो आंतरिक संरचना या आंतरिक संरचना का जो टीएस है, उस टीएस को समझना जो है वो यहाँ पर जरूरी होगा। तो पहले हमें इसके टीएस की बात करें। एक पादप कोशिका में सबसे बाहर की तरफ मूलीय त्वचा होती है जिसमें मूल रोम है। उसके भीतर की तरफ क्या है, ये वलकुट कोशिकाएं हैं। वलकुट की कोशिकाएं जो कैसी होती हैं, मृदुतक प्रकार की कोशिकाएं। फिर अंतस्त्वचा की कोशिकाएं आती हैं, बैरल शेप्ड या ढोलकाकार कोशिकाएं जिसमें कैस्पेरियन पट्टियां भी उपस्थित हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद में फ्लोएम की कोशिकाएं आ गई। फ्लोएम की कोशिकाओं के बाद में कैम्बियम उत्तक आ गया, और कैम्बियम उत्तक के बाद में क्या है, जाइलम वाहिका या फिर वाहिनिका जिसमें जल ऊपर की ओर चढ़ेगा। इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब इनमें मूल दाब सिद्धांत जो है वो सक्रिय जल अवशोषण के ऊपर आधारित है। इसके अनुसार ये होगा कि ये कोशिका जो है, ये मूल रोम की कोशिका, ये मूल रोम की कोशिका ऊर्जा खर्च करके जल के अणुओं को बाहर मृदा में से अवशोषित करती है। अब मृदा में से अवशोषित करती है तो जल के अणुओं का इसमें प्रवेश होता है। अब जैसे जैसे जल के अणुओं का इसमें प्रवेश होगा वैसे वैसे इसका ओपी, ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम। सीधा सा ध्यान में रखें, जल की मात्रा बढ़ने पर परासरण दाब जो है उसमें कमी आती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसका जीवद्रव्य जो है वो क्या हो जाएगा, तनु होता जाएगा। अब इसके कारण से जल के अणुओं का मान जो है या इसका ओपी जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जल के अणुओं का अब ये ऊर्जा खर्च करने के कारण से इसने जल का इसमें प्रवेश हुआ। अब ओपी कम, ओपी के आधार पर देखें तो जल हमेशा ही कम ओपी से अधिक ओपी की ओर प्रवेश करता है, या फिर जल की सांद्रता के आधार पर समझें तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। एकदम अभी जो बताया उसको भूल जाए, एकदम सीधा इस तरीके से याद रखें कि जल के अणुओं की सांद्रता जो है वो पहले मान लें दोनों जगह बराबर है, बाहर मृदा में और इस मूल रोम कोशिका में। और वो जल के अणु कितने कितने हैं, मान लें 100 अणु तो यहाँ हैं और 100 अणु क्या है, यहाँ हैं। अब मूल दाब सिद्धांत ये कहता है कि ये मूल रोम की कोशिका ऊर्जा खर्च करेगी और ऊर्जा खर्च करके सक्रिय रूप से एटीपी खर्च करके सक्रिय रूप से कुछ जल के अणुओं को अवशोषित करेगी। अब ये जल के अणुओं को अवशोषित करेगी तो यहाँ पर जल के अणु हो जाएंगे कितने, 120। अब पहले मान लें यहाँ पर भी 100 थे, यहाँ पर भी 100 थे, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, सब जगह बराबर हैं, ठीक है। इसके अनुसार माने अब जल के अणु यहाँ से अवशोषित हो गए तो यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 120। और इसकी तुलना में इस कोशिका में जल के अणु कितने हैं, 100। इसलिए जल के अणु इस कोशिका से फिर आगे चले जाएंगे, कहाँ पर है, इस कोशिका में। अब यहाँ ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, दाब में अंतर आ गया या सांद्रता में अंतर आ गया, इसलिए जल के अणु इस कोशिका से इसमें ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, ई में, एफ में, इस तरह से आगे ये परिवहित होते रहेंगे। और अंत में ये जल के अणु जो है वो प्रवेश करेंगे कहाँ पर है, इसे जाइलम वाहिका में। अब जाइलम वाहिका में जल और जल में विलेय पदार्थ यानी रस जो है वो पहले से भरा हुआ है। अब इसमें रस पहले से भरा हुआ है और पीछे से हम और रस इसमें या और जल इसमें क्या कर रहे हैं, प्रवेशित करवा रहे हैं। तो इसमें जो जल है इसके ऊपर क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा, प्रेशर पड़ेगा। एक पाइप है उसमें पानी पहले से भरा हुआ है, फिर हम उसमें पीछे से और पानी भेजते हैं तो उसमें जो पहले उपस्थित पानी है वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये पानी जो है वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो किस ओर है, ऊपर की ओर। इस तरह से जल जो है वो क्या होगा, ऊपर की दिशा में गमन करता रहेगा। इस तरह से जाइलम वाहिकाओं में उपस्थित जल जो है उसके ऊपर एक धनात्मक यानी जिस दिशा में गमन हो रहा है जल के अणुओं का उसी दिशा में यानी नीचे से ऊपर की दिशा में क्या होता है, एक धनात्मक दाब या एक धनात्मक बल आरोपित होता है। यही बल या दाब जो है वो क्या कहलाता है, मूल दाब कहलाता है। तो मूल दाब सिद्धांत क्या है, इसमें थोड़ा सा सीधा सा यूं ध्यान में रखें कि मूल रोम कोशिकाएं या बाह्य त्वचा की कोशिकाएं ऊर्जा खर्च करके या एटीपी खर्च करके जल के अणुओं का अवशोषण करते हैं और जल के अणुओं के अवशोषण के कारण से मूल रोम कोशिका में या बाह्य त्वचा की कोशिका में जल के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। इस कारण से इसके पास में स्थित वलकुट कोशिका में जल की सांद्रता तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। इसलिए जल के अणु मूल रोम कोशिका से वलकुट की कोशिका में प्रवेश करते हैं। इससे इसमें जल की मात्रा बढ़ गई तो ये आगे जल के अणुओं को भेजेगी, फिर इसमें बढ़ गई। इस तरह से लगातार होने वाली जल की सांद्रता में परिवर्तन के कारण से या क्रमिक परिवर्तन के कारण से जल के अणु लगातार भीतर जाइलम की ओर प्रवेश करते हैं
और जब जाइलम में जल के अणुओं का प्रवेश होता है तो जाइलम में उपस्थित जल के ऊपर एक दाब उत्पन्न होता है जो नीचे से ऊपर की दिशा में कार्यरत होता है, इसलिए इसे धनात्मक बल या धनात्मक दाब कहेंगे। और इस जाइलम में प्रवेश करने वाले जल के कारण से उत्पन्न इस धनात्मक बल के कारण मूल में ऊपर की दिशा में जो दाब उत्पन्न होता है वही क्या है, मूल दाब कहलाता है। और यही मूल दाबे जल को लगातार आगे यानी ऊपर की ओर पहुंचाने का कार्य करता रहता है। यह है मूल दाबे सिद्धांत। अब इस मूल दाब सिद्धांत को स्पष्ट भी किया जा सकता है या कुछ पादपों में कार्यरत भी होता है। जैसे दूब वगैरह के अंदर यदि हम देखें सुबह सुबह जो ओस की बूंदें वगैरह आई हुई होती हैं या छोटे पौधे जो होते हैं उनमें यह मूल दाब जो है वो काम कर जाता है। या नॉर्मल सीधा सा हम मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ा दें, सिंचाई बढ़ा दें तो जल का अवशोषण जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जल का रसारोहण है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है, जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा है तो कम की ओर ये इस तरह से लगातार परिवर्तन करेंगे और पानी नीचे से चढ़कर ऊपर चढ़ता रहेगा। तो इस तरह से मूल दाब सिद्धांत जो है वो कार्यशील होगा। लेकिन इसकी कमी जो है वो ये है कि ये अधिकतम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही दाब उत्पन्न करता है, और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दाब जो वो छोटे पौधों में तो पर्याप्त होता है कि वो पानी को चढ़ा दे ऊंचाई तक, लेकिन जो बड़े वृक्ष होते हैं खास तौर से यूकैलिप्टस जैसे 100 मीटर तक के लंबे वृक्ष हो सकते हैं, उनमें इतनी लंबाई तक ये बल जो है वो कार्यशील नहीं होता है। जैसे कोई हल्की मोटर होती है, थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो उत्पन्न करती है तो उसके कारण से पानी थोड़ी बहुत ऊंचाई तक तो चढ़ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई तक हमें 4थी 5वीं मंजिल तक चढ़ाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर वाली मोटर की जरूरत पड़ेगी। उतना प्रेशर ये उत्पन्न नहीं कर पाता मूल दाब। तो मूल दाब जो है इसका सीमित महत्व है। क्यों? क्योंकि ये सीमित दाब उत्पन्न करता है जो लंबे पादपों में कार्यशील नहीं होता। और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म वगैरह जैसे जो पादप होते हैं उसमें तो मूल दाब पूरी तरह से उत्पन्न होता ही नहीं है, अनुपस्थिति होता है, इसलिए उनमें जल कैसे चढ़ेगा, इसको मूल दाब सिद्धांत जो है वो स्पष्ट नहीं कर पाता। इसलिए इसको और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए तीसरा जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया और वो है भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत में भौतिक बल, पादप की जीवित कोशिकाएं कोई दाब उत्पन्न नहीं करेंगी। भौतिक रूप से जो बल होते हैं वह इस प्रकार से दबाव उत्पन्न करते हैं कि जल जो है वो जाइलम वाहिकाओं में ऊपर की ओर चलता रहता है। तो इसमें भौतिक बल जो है या भौतिक दाब जो है वो उत्तरदायी होते हैं रसारोहण के लिए, ये भौतिक बल सिद्धांत कहता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है भौतिक बल सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों में वो है डिक्सन और जोली का सिद्धांत। तो डिक्सन और जोली नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जने कर्षणे सिद्धांत। और एग्जाम के लिहाज से भी यदि देखा जाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत या जल ससंजने तनाववाद या सहसंजने तनाव या खिंचाव सिद्धांत जो है वो इसको कहा जाता है। अब इस सिद्धांत को यदि हम समझें तो इसमें पहले ससंजन जो है उसको समझना जरूरी है। सहसंजन का मतलब होता है कि जल के अणु जो है, जल का एक अणु दूसरे जल के अणु के साथ में क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। इस तरह से जल के अणुओं में आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रभाव जो है वो पाया जाता है। इस तरह का प्रभाव जो है वो हम देख सकते हैं कैसे, एक कांच का गिलास ले लें और एक कांच का गिलास जो है वो मान लें 50 ml का है, 100 ml का है, जितना भी है, उसमें हम पानी डाल दें, यूं पानी डालते रहें तो उसके किनारे यहाँ तक हैं तो इतना पानी भर जाएगा। लेवल में कायदे हिसाब से देखा जाए तो इतना ही पानी आना चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी कुछ बूंदे हम इसमें डालते हैं तो जल इसमें और आ जाता है और इसका तल हमें सही रूप में देखा जाए तो यूं उठा हुआ सा दिखता है। अब ये तल इतना उठा हुआ क्यों है, इतना एक्स्ट्रा पानी इसमें कैसे आ गया? क्योंकि जल के जो नीचे अणु हैं ये कुछ जल के अणुओं को यहाँ आकर्षित कर रहे हैं और इसको बाहर निकलने से रोकेंगे, यानी इन्होंने इसको जकड़ रखा है। इसी तरह से चिकनी सतह जो होती है उसके ऊपर पानी की जो बूंद होती है वो गोल हो जाती है या उसके निचले किनारे थोड़े से टच में होते हैं, क्योंकि वो तेल से तो प्रतिकर्षित होती है, जल के अणुओं से आकर्षित होती है, इसलिए उसकी बूंद की जल की बूंद है वो गोल होती है। वो ससंजन बल के कारण से होता है। तो सहसंजन बल जो है वो एक महत्वपूर्ण बल है जो पादपों में या भौतिक रूप से काम करता है। अब ये पादपों में ही काम नहीं करता, भौतिक रूप से भी काम करता है। कैसे? एक टंकी है, एक टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है। अब कई बार उससे हम क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं, तो उसमें पाइप डाल दिया और पाइप डालने के बाद में हम क्या करते हैं, मुंह से हवा खींचते हैं।
हवा खींचेंगे तो उसके कारण से इसमें से पानी आने लगता है। कारण जब हमने प्रेशर उत्पन्न किया या खींचा तो ये हवा खींच गई और हवा के पीछे जो जल था वो भी खींचना शुरू हो गया और जल यूं बाहर निकलना शुरू हो गया। अब इसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, पाइप को यूं ही छोड़ देते हैं तो पानी अपने आप आता रहता है, हमें लगातार खींचने की जरूरत नहीं होती है। उसका कारण बताएं क्या हो सकता है? उसका कारण ये संसंजन तनाव सिद्धांत ही होता है। अब उसका कारण जैसे यहाँ पर देखें तो नीचे तो पानी आता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। यहाँ ऊपर क्यों जुड़ रहा है? वो संसंजन तनाव के कारण से। जो पानी बाहर निकल रहा है उसमें जो जल के अणु हैं वो पीछे वाले जल के अणु को खींच रहे हैं। ये पीछे वाले इस तरह से जल के अणु जो है वो पीछे टंकी में जो जल है वहां तक लगातार एक तनाव उत्पन्न कर देते हैं और इसलिए जल लगातार आता रहता है। इस पाइप को एक बार हम बाहर निकाल दें और फिर वापस डुबो दें तो पाइप में हवा आ जाएगी, एयर आ जाएगी, और जब हवा आ जाती है तो इसका ये जो कॉलम है यानी जल के अणुओं का जो आपस में जुड़ाव है ना वो टूट जाता है और उसके कारण से जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो भी टूट जाता है और पानी आना बंद हो जाता है। फिर हम एयर निकाल देते हैं और पानी का कॉलम फिर से बन जाता है तो वापस आता रहे। इसीलिए देखें तो कोई भी मोटर वगैरह जो होती है वो शुरुआत में क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाती है क्योंकि उसे पानी खींचना पड़ता है, लेकिन बाद में जो जल के अणुओं का एक लगातार तनाव बढ़ जाता है तो जो जल के अणु बाहर निकलते हैं ना पाइप में से वो पीछे वाले जल के अणुओं को अपने आप ही खींचते रहते हैं और संसंजन तनाव के कारण से फिर मोटर को जोर जो है वो भी कम लगाना पड़ता है या मोटर जो है उसके ऊपर प्रेशर कम आ जाता है। तो संसंजन तनाव जो है वो काम करता है और ये एक भौतिक बल है, जल के अणुओं में ये भौतिक रूप से भी काम करता रहता है। अब ये तनाव जो है वो उत्पन्न होगा कैसे? जैसे यहाँ पर तो हमने देखे कि मुंह से खींच लिया, मोटर लगा दी, पंप लगा दिया। अब ये पंप वगैरह का काम यहाँ पर कौन करता है, पादप में कौन करेगा उसकी बात करें तो उसके लिए हम देखें वो काम करता है कौन है, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन संसंजन इनके कारण से मिला जुला प्रभाव है, उसके कारण से क्या होता है, जल का रसारोहण होता है। अब वाष्पोत्सर्जन के कारण से कैसे होगा उस चीज को समझे तो उसके लिए अलग अलग बिंदु के रूप में उन्होंने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है कि मूल का जो जाइलम है, ये जाइलम में जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं वो पाइप की तरह से एक के साथ एक आपस में यूं जुड़ी होती हैं और ये इनके अंदर जल भरा हुआ रहता है। तो मूल, तना, शाखा, पर्णवृंत और पत्तियों की जो शिरा है इनका जाइलम आपस में पूरी तरह से जुड़ा रहता है और उसमें जल के अणु लगातार भरे हुए रहते हैं और इसके कारण से इनमें क्या बन जाता है, जल स्तंभ। तो पादप के जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में जल का एक लगातार स्तंभ पाया जाता है जिसमें बीच में कहीं एयर नहीं होती, जल के अणु लगातार आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं तो पत्तियों के किनारों से जल स्तंभ में जो जल है वो जल वाष्पोत्सर्जन के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा, छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये बाहर निकलेगा वाष्प के रूप में। अब ये जल के अणु जो बाहर निकलेंगे तो वो जल स्तंभ में उपस्थित पीछे जो जल के अणु है उसके ऊपर खिंचाव उत्पन्न करेंगे, ये बाहर निकल गया तो ये खींचेगा इसको, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से एक लगातार खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा जो ऊपर से नीचे की दिशा में कार्यरत होगा। बल उत्पन्न होगा ऊपर या तनाव या खिंचाव उत्पन्न होगा ऊपर, लेकिन काम करेगा कहां पर, नीचे। और इस तरह से यह जल को लगातार खींचता रहेगा। इस दबाव को हम कहेंगे ऋणात्मक दिशा में लगने वाला दबाव। तो एक ऋणात्मक बल जो है वो उत्पन्न होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण से। तो इसके आधार पर देखें तो सीधे जो बिंदु वगैरह हो गए वो बिंदु क्या है, पादपों में जाइलम जो है उनमें जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक लगातार स्तंभ जो है वो पाया जाता है। दिन के समय इस जल स्तंभ में से वाष्पोत्सर्जन के कारण से जल के अणुओं की हानि होती है और जल के अणुओं की ये जो हानि हो रही है पत्तियों में उपस्थित शाखाओं से, यह जो है वो एक खिंचाव उत्पन्न करती है जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कर्षण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। और जल के अणुओं में जो संसंजन बल होता है उसके कारण से ये तनाव जो है वो पर्ण की सिराओं से नीचे जड़ों के जो जाइलम है वहां तक पहुंच जाता है और ये बीच में कहीं पर भी टूटता भी नहीं है क्योंकि जल स्तंभ जो है वो क्या होता है, निरंतरता बनाए रखता है। अब इस कारण से वाष्पोत्सर्जन के कारण से उत्पन्न होने वाला खिंचाव और संसंजन के कारण से उसमें जल स्तंभ में होने वाला तनाव ऊपर से नीचे तक पहुंच जाता है और इस कारण से जल लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है।
और इसको हम सीधा सीधा स्पष्ट जो है वो कर सकते हैं, ट्रांसपीरेशन और रसारोहण में होने वाला संबंध या वाष्पोत्सर्जन और रसारोहण में जो संबंध है उससे। जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है तो रसारोहण की दर जो है वो भी क्या होती है, अधिक होती है, जो इस सिद्धांत को स्पष्ट करती है। तो इसमें क्या हुआ, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु ध्यान में रखें। पादप में जड़ से लेकर पत्तियों की शिराओं तक जल का एक निरंतर स्तंभ पाया जाता है। दिन के समय जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसके कारण से जल के जो अणु वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं वो पर्ण की शिराओं में उपस्थित जल के अणुओं पर एक खिंचाव उत्पन्न करते हैं ऊपर की दिशा में, यानी ऋणात्मक बल उत्पन्न करते हैं। जल स्तंभ में जल के अणु निरंतरता बनाए रखते हैं, इस कारण से ये खिंचाव जो है वो पूरे जल स्तंभ में क्या करता है, एक खिंचाव उत्पन्न करता है और उसके संसंजन के, जिसको हम संसंजन तनाव कहते हैं, और इस संसंजन तनाव के कारण से जल के अणु लगातार ऊपर की ओर चढ़ते रहते हैं। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन के कारण से उत्पन्न होने वाला खिंचाव संसंजन के कारण से पूरे जल स्तंभ में तनाव उत्पन्न कर देता है और जल के अणु लगातार बाहर निकलते रहेंगे और नीचे से ऊपर चढ़ते रहेंगे। यही वाष्पोत्सर्जन कर्षण संसंजन तनाव सिद्धांत कहलाता है। तो इसके साथ ही ये हमने चैप्टर जो है वो पढ़ा और इसमें रसारोहण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई। तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो इसमें 3 अलग अलग क्लासेस में हमने पढ़े। अब अगला जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है 7वां वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।